नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं। और आप लोग पिछले वीडियो में चीज़ें जाना, तद्भव तत्सम, प्रत्यय, उपसर्ग और ढेर सारे वीडियो बहुत से वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि हमको और भी वीडियो देखना चाहिए, तो आप लोग यूट्यूब पर जा करके हिंदी के स्पेशल प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, पुराने जितने भी वीडियो पड़े हैं आप लोग पुनः फिर से आप देख सकते हैं। चीज़ें आपको जो आगे पढ़ाई जाएंगी तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि कारक पढ़ाया जाए, तो आज हम आप लोगों के विचारों के अनुसार आप कारक लेकर के आई हूँ। आज हम कारक के बारे में जानेंगे। कारक कहते किसे हैं, हिंदी में कारक कितने होते हैं, हिंदी में सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है, किसके अनुसार कितने कारक माने गए हैं, कारक के कौन कौन से चिन्ह होते हैं जिसे हम विभक्ति या परसर्ग के नाम से जानते हैं, विभक्ति के कितने भेद होते हैं ये भी जानेंगे। और कैसे हम पहचानेंगे कि किस कारक को देखकर कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति या कौन सा परसर्ग लगा है और कैसा परसर्ग लगा है, संश्लिष्ट है कि विश्लिष्ट है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत बारीकियों से गहन अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कारक के बारे में। कारक चीज़ों को देखेंगे, जैसे शब्द लिखते ही आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि कारक है क्या। संज्ञा, जैसे कारक का मतलब क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में जो प्रयोग करके जो चीज़ें सूचित की जाती हैं, बतलाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे दे दिया गया कि मोहन खाता है, आपको कारक नहीं दिखाई दिया कि इसमें परसर्ग कौन सा लगा है, या राम ने भोजन किया और आपसे पूछ लिया गया कि ने कौन सा कारक है, तो आपको वहाँ पे बतलाना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में अन्य शब्दों के साथ क्या किया जाता है, कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में अन्य शब्दों के साथ जो है संबंध, अन्य शब्दों के साथ क्या किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्दों के साथ क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या संबंध सूचित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक जो होते हैं हिंदी में कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं हिंदी में, 8 कारक होते हैं। यहीं पे और भी ध्यान में रखना है, आप जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो सर्वनाम में इसलिए कारक पहले पढ़ाया जा रहा है कि इसके बाद जब सर्वनाम बताया जाएगा तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सर्वनाम में भी कारक का प्रयोग होता है। तो हिंदी में जो सर्वनाम होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम में कितने कारक या सर्वनाम के कितने कारक होते हैं, सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम में जो होते हैं वो कितने कारक का प्रयोग होता है, 7 कारक। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है लोगों के बहुत सारे प्रश्न। सर्वनाम अगर पूछ लिया जाए सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है तो 7, हिंदी में कितने कारक का प्रयोग होता है, 8। लेकिन एक आपके विद्वान है व्याकरण के, उनका एक प्रश्न आता है, उन्होंने कहा कि किशोरी दास वाजपेयी, जिनका नाम है किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो हिंदी में 6 कारक होते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं, इनके अनुसार 6 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं 6 कारक, जब आगे बतलाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिस कारक का संबंध अगर क्रिया से नहीं होता है, इन्होंने किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि जिन क्रियाओं का संबंध, यानी कि जिस कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता है उसे हम कारक नहीं मानते हैं। तो इन्होंने संबंध कारक और संबोधन कारक को नहीं माना है। इसलिए अगर पूछ लिया जाए किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक कितने होते हैं तो 6 होते हैं। सामान्यतः हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है, 7 कारक का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे चलते रहते हैं, आगे देखते हैं हम। आपसे पूछ लिया गया, आपने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जिस वाक्य में संबंध सूचित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो जो संबंध सूचित किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं, और जो संबंध सूचित करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विभक्ति या क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। हिंदी में विभक्ति के कितने भेद होते हैं, 2। एक होता है संश्लिष्ट और दूसरा क्या होता है,
विश्लिष्ट। संश्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ या लगा हुआ, विश्लिष्ट का होता है अलग होकर। और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं? संश्लिष्ट जो होता है यह सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है, और जो विश्लिष्ट होता है यह किसके साथ प्रयोग होता है? संज्ञा के साथ। तो चीजें यहाँ पे आपने देखा, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विभक्ति के कितने भेद होते हैं? दो, एक संश्लिष्ट होता है, एक विश्लिष्ट होता है। संश्लिष्ट का विलोम भी विश्लिष्ट, विश्लिष्ट का विलोम संश्लिष्ट। दो प्रश्न और भी आपके बने। तो यहाँ पे आपने देखा कि विश्लिष्ट जो होता है वह संज्ञा के साथ यानी कि, और जो संश्लिष्ट होता है वह सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है, जो परसर्ग लगते हैं। जैसे राम ने, तो जो परसर्ग लगा यहाँ पे अलग से लगता है, यानी कि जुड़ करके नहीं आता। विश्लिष्ट का मतलब अलगाव, अलग से होता है। जैसे वृक्ष पर, डाल पर, राम को, राम की। इस तरह से अगर जो परसर्ग अलग होकर के आए तो उसे क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। और यह परसर्ग जो है वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। और जो विश्लिष्ट होता है, संश्लिष्ट होता है, जो सर्वनाम के साथ होता है। जैसे मुझसे, उन पर, मुझ पर, हमसे, आपकी, हमारा, हमारी, अपना, अपनी, इस तरह से। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि जो संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं उसे विश्लिष्ट कहा जाता है, जिस विभक्ति का प्रयोग होता है। और जो सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है उस विभक्ति को हम क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। तो ये आपके बहुत, इसके बारे में आप लोगों को शायद बारीकी से पता भी नहीं होगा। तो आज आप लोगों ने जाना कि कैसे कारक कितने हुए? 8, सर्वनाम में कितने कारक? 7, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कितने कारक? 6। इसके बाद कारक में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग भी, कुछ विद्वानों का मत उसे परसर्ग भी कहते हैं। और जो विभक्ति होती है वो हिंदी में कितनी होती है? 2, एक संश्लिष्ट और दूसरी विश्लिष्ट। संश्लिष्ट जो होती है वो सर्वनाम के साथ, यानी कि सर्वनाम के साथ जिस परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग होता है उसे संश्लिष्ट कहते हैं। और संज्ञा के साथ जिस परसर्ग का या विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। अब आगे हम जानते हैं जो संज्ञा, कर्ता, कर्म, करण, जो 8 कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नंबर 1 जो 8 कारक है वो क्या है? पहले कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या है? परसर्ग जिसे कहते हैं कर्ता ने। दूसरा कर्म को। तीसरा करण से। चौथा आपका संप्रदान के लिए या को भी मिलता है। पांचवा अपादान। अपादान का से। संबंध का की, के, रा, री, रे, बहुत सारे आते हैं आपके। और 7वां आपका है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो है इसमें क्या है? इसमें होता है अधिकरण में या पर। और 8वां जो है उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन, जिसका चिन्ह है हे, अरे, अहो, इस तरह से आपके आते हैं। तो आपने देखा कि 8 कारक। जो सर्वनाम में जिस कारक का प्रयोग नहीं होता वो कौन सा कारक है? संबोधन कारक। लेकिन किशोरीदास वाजपेयी ने किन दोनों कारक को नहीं माना? उन्होंने संबंध कारक और संबोधन कारक को नहीं माना, क्योंकि इनका जो परसर्ग प्रयोग होता है, विभक्ति प्रयोग होता है, इनका संबंध क्रिया से नहीं होता है। तो इसलिए जब इनका संबंध क्रिया से नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि उसे हम कारक नहीं मानते, क्योंकि जितने भी परसर्ग और विभक्ति है उनका सीधे संबंध क्रिया से ही होता है। तो उन्होंने 2 कारक, यानी किशोरीदास वाजपेयी ने 6 कारक, सर्वनाम में आपके 7 कारक
हिंदी में सामान्यतः आपके 8 कारक माने जाते हैं। तो इन 8 कारकों में क्या है कि सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक ये चीज आपको जानना भी जरूरी है, दोहे के रूप में भी है। कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध हैं अधिकरण में परजान, हे अरे संबोधन मित्र धरो नित्य यह ध्यान। अगर आप लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। कैसे, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है अधिकरण में परजान, हे अरे संबोधन मित्र धरो नित्य यह ध्यान। तो ये आपके 8 कारक के परसर्ग उसी में छिपे हुए हैं, आप टिक करके देख भी लेंगे कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे जानना जरूरी। कर्ता का संबंध सीधा क्रिया पर पड़ता है, जैसे क्योंकि कर्ता ही वहां पे देखना होता है कि कर्ता के साथ ने, और कभी कभी ने परसर्ग कर्ता में, कर्म में और संबोधन में कभी कभी परसर्ग दिखाई भी नहीं देते, यानी कि बोले यानी कुछ आपको चिन्ह दिखाई नहीं देगा। तो देखिए कर्ता जैसे क्या किया गया कि राम ने भोजन किया, क्या किया, राम ने भोजन किया। तो राम ने भोजन किया तो आपको तुरंत देख ले कि आपकी परसर्ग क्या है, ने है। तो राम क्या है यहाँ पर, कर्ता कारक हो गया परसर्ग। और अगर दे दिया गया है कि मोहन भोजन किया या राम भोजन किया, मोहन और सूर्य चमकता है, इस तरह के बहुत सारे आपके उदाहरण मिलेंगे। जब इसके बाद जो वीडियो एक एक का अलग बनाएंगे तो उसको भी आप लोग देखिएगा। पहले ऐसे ही जान लीजिए कि कैसे जानेंगे। कर्म कारक क्या होता है कि इसमें कर्म के साथ जो विभक्ति का प्रयोग होता है, जो परसर्ग लगाए जाते हैं, वो किसका लगता है, को का लगता है। कर्म के साथ किसका लगेगा, को के साथ लगेगा। जैसे महेश ने मोहन को पीटा, या मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा। तो मोहन ने कुत्ते को मारा, डंडे से तो तीसरा कारक भी आपका लग जाएगा। तो मोहन ने कुत्ते को मारा, तो मोहन ने कुत्ते को मारा, तो आप उससे पूछ लिया जाएगा कुत्ते को, तो जो को लगा है यह कौन सा परसर्ग या विभक्ति है, तो सीधे कर्म प्रभावित होता है। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक। सबसे समस्या लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि करण कारक में भी से विभक्ति आती है और अपादान में भी से विभक्ति आती है। वहां पे हम कैसे पहचानेंगे कि करण कारक है या आपका अपादान कारक है, यही चीज आपको यहाँ पे हम बतलाते हैं। करण का अर्थ होता है, सीधे जानिए, साधन। कैसा साधन, जिस कार्य को करने के लिए कर्ता अगर जब कोई कार्य करता है, जिस साधन का प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम करण कारक कहते हैं। और उसमें से विभक्ति लगे, से को पहले आप डिलीट कर दीजिए, सिर्फ अपने दिमाग में रखिए कि जिस कार्य को करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। कैसे कहते हैं कि जैसे इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं लिखने का, वो किसके साथ कर रहे हैं, पेन के साथ। जैसे मोहन कलम से लिखता है, तो ये ध्यान में रखिए किसी भी कार्य को करने के लिए आप जिस साधन का प्रयोग करेंगे, कभी कभी जरूरी नहीं कि वस्तु ही दिखाई दे, सजीव निर्जीव कोई भी हो सकता है। जैसे मोहन वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटता है, मोहन कलम से लिखता है, मोहन सब्जी को चाकू से काटता है। तो इस तरह से। और कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मोहन ने उसे छल से पराजित किया। एक क्वेश्चन किसी पेपर में आया भी है, उसने किससे पराजित किया, छल से। तो पराजित करने का साधन यहाँ पर क्या है, छल है। तो सिर्फ एक शब्द याद रखिए, साधन। किसी कार्य को करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करेगा उसी में सिर्फ करण कारक होगा और जो से विभक्ति होगी वो अलग से होगी। इसके साथ अब आपका जो आया करण से साथ अपादान भी तुरंत क्लियर करते हैं, संप्रदान इसके बाद बताते हैं। अपादान कहता है कि से विभक्ति। अपादान का अर्थ क्या होता है, अलगाव। लेकिन अलगाव तो हो, लेकिन जो वस्तु स्थिर होती है अपादान कारक उसी में लगता है। जैसे अलग लोग पढ़ चुके हैं ना कि अलगाव हो तो अपादान, अलगाव हो तो अपादान होता है, लेकिन जो से विभक्ति या परसर्ग होती है, जो चीज स्थिर होती है उसी में लगती है। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से कूदी, तो छत क्या है, स्थिर है, तो छत में ही से विभक्ति लगेगी, यानी कि बिल्ली कूदने के जगह पे लगेगा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है अपादान में, कि अगर आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं तो भी अपादान होगा। जैसे राधा सीता से ईर्ष्या करती है, तो आपसे पूछ लिया कि इसमें से में कौन सा कारक का प्रयोग है, तो अपादान। हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा तो भी अपादान कारक। दूसरा आपने देखा कि अलगाव हो, जो वस्तु स्थिर हो, तो भी अपादान कारक। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो भी अपादान कारक। जैसे मोहन सांप से डरता है। और अगर किसी की तुलना भी की जाए सुंदरता की या गुण अवगुण किसी की, जैसे कह दिया जाए कि उससे अच्छे तो
उससे अच्छे तो आप हैं। अब आपके दिमाग में उससे आया, अब ये देखिए क्या हो गया, संश्लिष्ट हो गया। से परसर्ग आया लेकिन सर्वनाम की वजह से जुड़कर आया तो संश्लिष्ट हुआ। तो उससे अच्छे तो कौन है, उससे अच्छे तो आप हैं। तो कुल मिलाकर अपादान में क्या कहता है कि अगर अलगाव हो, वस्तु स्थिर हो तो से विभक्ति, किसी से आप ईर्ष्या करते हैं तो से विभक्ति का प्रयोग होगा, किसी की आप तुलना करते हैं तो भी आपका अपादान कारक होगा। तो इस आधार, और अगर किसी वस्तु से आप डरते हैं तो भी से विभक्ति का जो प्रयोग होगा अपादान। और यहाँ पे क्या था, सिर्फ साधन, किसी कार्य को करने के लिए आप जिस साधन का प्रयोग करेंगे वही आपका करण कारक हो। हमें लगता है कि आज आपका अपादान और करण कारक दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद इसके बाद जो हम आते हैं संप्रदान। संप्रदान कारक कहता है कि किसी जो करता, किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। संप्रदान तो के लिए, अगर दे भी दिया कि के लिए, अगर किसी के लिए आप कुछ करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे मालिक नौकर को कंबल देता है। और दूसरा पहचानने का तरीका है, किसको अगर शब्द लगा लिए कर्ता से तो क्रिया से तो भी आपको किसको देता है, मालिक नौकर को क्या देता है, कंबल देता है। या आपसे पूछ लिया जाए कि मोहन ने माँ के लिए दवा खरीद कर लाई, तो कहा जाता है कि अगर किसी को आप कुछ देते हैं, किसी के लिए आप कुछ करते हैं तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होता है। वहाँ पे क्या होता है, आपका संप्रदान कारक होता है। इसके बाद आपका आया संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु से आप संबंध बतलाएं। जैसे कह दिया गया कि यह मोहन की पुस्तक है, तो आप जरूरी नहीं कि पूरा वाक्य लिखें, मोहन की पुस्तक, राम की पुस्तक, राम की किताब, या कुछ भी कह सकते हैं आप। जैसे दे दिया गया, कभी कभी वाक्य बड़ा करके दे दिया जाता है कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावना लगता है। तो कहने का मतलब है कि एक शब्द से दूसरे शब्द में जो संबंध बतलाने के लिए जो परसर्ग या विभक्ति लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जिसमें आपका क्या है, का, की, के, रा। जैसे मेरी पुस्तक, तुम्हारी पुस्तक, सर्वनाम वाले संश्लिष्ट के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। उसकी पुस्तक, उसकी मेज, जो भी होगा। इस तरह से ये आपका क्या हुआ, संबंध कारक हुआ। अधिकरण कारक जो आजकल आपके पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका अधिकरण कारक का, और लोगों को कंफ्यूज भी करता है। अधिकरण कारक में क्या कहता है कि समय हो वाक्य में, या समय हो या अवसर हो। अधिकरण कारक क्या कहता है कि समय, अवसर या स्थान का बोध कराए तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। जैसे हमारे हाथ में पेन है, हम स्थान का बोध कराएंगे कि मोहन ने पेन को किस पर रखी, मेज पर रखी। तो इस तरह से आपको मेज पर रखी तो एक आधार है। अधिकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे आधार होना चाहिए। कैसे, एक समय का हो, चाहे स्थान का हो या अवसर का, अगर आप बोध कराते हैं तो आपका अधिकरण कहलाता है। कि जैसे आपसे कह दीजिए कि मोहन उस दिन, यानी कि जिस वाक्य में समय का बोध हो, किसी कार्य को करने के लिए उसमें अवसर दिखाई दे, या किसी चीज को बतलाने के लिए आप स्थान, जैसे कह दीजिए कि पिताजी कमरे में है, पिताजी चारपाई पर बैठे हैं, तोता डाल पर बैठा है। इस तरह से भी आपके बहुत सारे उदाहरण आते हैं। जैसे एक आज नए उदाहरण आपको हम दिखाई देते हैं। जैसे दे दिया गया कि वह संध्या के समय गंगा के किनारे से आता है, तो समय का बोध हुआ, वह संध्या के समय कहाँ से आ रहा है, गंगा के किनारे से आता है। एक नया उदाहरण हम देते हैं जो आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है। क्या आ रहा है, उस जगह एक, तो स्थान का बोध हो रहा है, किस जगह, उस जगह पर एक सभा होने जा रही है। तो कुल मिला के ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वाक्य में अगर स्थान, समय और अवसर का बोध होता है तो वह अधिकरण कारक कहलाता है, जो आजकल के पेपर में सबसे ज्यादा। और वह एक आधार होना चाहिए। जैसे कह दीजिए पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, कुछ भी आपके में या पर के परसर्ग लगेंगे। संबोधन कारक, या किसी को भी आप संबोधित करके बुलाते हैं तो उसमें जो, जैसे आप एकाएक बोलते हैं हर्ष में, शोक में, दुख में, अरे एक ऐसा अन्याय है, तो उस तरह से आप जब बोलते हैं तो उसके वाक्य के पूरा होने से पहले आप जो विस्मयादि, यानी कि जो आश्चर्यचकित होकर के जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। कि अरे यह कैसा अन्याय है, या शाबाश तुम बहुत अच्छे हो। इस तरह के साथ वाक्य जो शब्द होता है उसके बाद जो परसर्ग यानी कि जो चिन्ह का प्रयोग होता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, और उसे विभक्ति में संबोधन कारक के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक एक करके कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान सब के उदाहरण बाद में फिर बतलाए जाएंगे। ये तो सिर्फ आपका एक
था कि कारक कितने होते हैं, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में कितने कारक माने हैं, किस कारक को आप कैसे पहचानेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।